जय हिंद दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और मोस्ट प्रोबेबली ये इसके बेसिक और हाई लेवल क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं हैं। ऑलराइट। तो देखिए, दो तरीके की एनर्जी होती है। एक तो कन्वेंशनल एनर्जी होती है, एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है। तो ये जो चैप्टर है वो डील करेगा नॉन कन्वेंशनल से। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यूएबल बोल सकते हैं, जो रीन्यू हो सकती हैं, ठीक है। और नॉन जो कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं वो कौन सी हैं? जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा। अगर वर्ड्स में भी वैसे तो ईजी है, बट अगर वर्ड्स में भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो जहाँ नॉन लगा हुआ है कन्वेंशनल के आगे, वो रिन्यूएबल होगा। दोनों के जो नॉन हैं वो डायगनली आप मान सकते हो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कन्वेंशनल एनर्जी जो नॉन रिन्यूएबल रहती हैं। ऑलराइट। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो जाएंगी? रेगुलर एनर्जीज आप देख रहे हो, जैसे सोलर एनर्जी है, इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है कि सोलर पैनल सेटअप किए जाएं हाउस होल्ड्स पे या आपके वर्किंग स्टेशंस पे, क्योंकि वो आपका जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आ रहा है, वो कंटिन्यूसली रहेगा। वो आप अगर किसी ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ धूप आपके पास आ रही है तो वो कंटिन्यूसली रहेगी, उसको नहीं रोक पाओगे आप। तो बिजली बनेगी ही, ठीक है। वंस यू जस्ट इंस्टॉल दीज पैनल्स, बिजली बनेगी। विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी से हम, जैसे कल हमने पढ़ा था कि 175 गीगा वॉट का जो टारगेट था, उसमें से 100 तो हम सोलर की बात कर रहे थे, क्योंकि ये कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक। फिर विंड एनर्जी, वो आप अपने घर पे नहीं ऑब्वियसली टर्बाइन लगा सकते हैं, बट उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी जगहों पे जहाँ पे कंटिन्यू, जैसे ऑफ शोर हो गया, ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यूसली हवाएं चल रही हैं, तो वो उसका 60 था। इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, टाइडल एनर्जी हो गई। ये सब क्या है? टाइड्स आएंगे, टाइड्स जो अपने समय पर वो आपको शो होंगे। तो ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ऑलराइट। और कन्वेंशनल सोर्सेज में आप क्या क्या देखेंगे? कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आप फ्यूल यूज़ कर, हम क्या बोलते हैं कि भाई फ्यूल बचाओ, क्योंकि क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर हम इसको यूज़ कर लेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, आगे की जनरेशन्स के लिए नहीं बचेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी ऑब्वियसली। बट सिर्फ हम स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल था, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी था। तो दूसरी भी एनर्जी होती है जो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि आपको, आप सीधे पेट्रोल पंप पे जाओगे आपको पेट्रोल मिल जाएगी। बट हम ये बोलते हैं कि अगर रेड लाइट हो तो गाड़ी बंद करो। क्यों? क्योंकि अगर वो धूप से ही चल रही है तो फिर बंद करने की क्या ज़रूरत है? धूप तो आ ही रही है कंटिन्यूसली, राइट। बट नहीं, हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी प्रोसेस जो है वो हज़ारों साल ले लेती है बनने के लिए। ऑलराइट। तो वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? अब इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। सोलर एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. It is radiant light and heat from the sun that is harnessed using a range of ever evolving technologies such as solar heating, photovoltaic cell, solar thermal energy, etc. ये important source of renewable energy है and its technologies are broadly categorized as either passive solar or active solar, depending on how they capture and distribute the solar energy or convert it into solar power. ठीक है। Which of the following is the largest storehouse of the alternative energy? Largest storehouse of the alternative energy क्या है? solar energy है, ठीक। सोलर एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अब देखिए, इससे ज़्यादा इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है? सो इट इज़ सन। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से क्या हो जाएगी? देखिए, इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोल और नेचुरल गैस दोनों ही कन्वेंशनल है ना। ये दोनों नॉन कन्वेंशनल है, जो कि रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। जबकि कोल और नेचुरल गैस, एटॉमिक, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोलियम, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन है? जो टाइम रहते हुए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दे विल एग्जॉस्ट, दे विल डिप्लीट। ऑलराइट। तो सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स ऑल्सो। तो अगर सन ख़त्म हुआ किसी दिन, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये एनर्जीज तो एक ना एक दिन डिप्लीट होंगी, इनको आप क्या कर रहे हो? इनको एग्जॉस्ट कर रहे हो कहीं से, ठीक है। बट अगर ये कभी डिप्लीट होता है तो फिर ह्यूमन ही नहीं रहेगा ना, या फिर कोई भी लिविंग क्रीचर ही नहीं रहेगा। तो फिर डिप्लीट हो ना हो क्या फ़र्क पड़ रहा है? फिर आप क्या, कहाँ गाड़ी चलाओगे जब जिंदा ही नहीं रहोगे? तो ये क्या है? ये ऐसे सोर्सेज हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, और जब तक आ रहे हैं तभी तक आप हो,
ठीक है। और ये क्या सोर्सेज हैं जो हम इनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो एग्जॉस्टेबल सोर्सेज हैं, तो ये दोनों ही आंसर हैं इसके, इसलिए इसमें से कोई भी आंसर इन्होंने नहीं माना है, बिकॉज ये दोनों ही कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, टाइडल वगैरह, ये सब नॉन कन्वेंशनल। अमंग द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज विच वन इज़ यूज्ड मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म में इसमें से मैक्सिमम आप किसको यूज़ करते हैं, तो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। Light and heat from the sun are essential for life on earth. Solar energy is required for the process of photosynthesis in plants. Photovoltaic systems क्या करते हैं, सन रेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज मोस्ट इको फ्रेंडली सोर्स, तो इको फ्रेंडली भी सोलर एनर्जी ही है, ठीक है। पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है इससे कोई, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, आप जला रहे हो, पोल्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियर फिजन से आप बहुत सारे आपको कूलेंट के तौर पे चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं जो आप डिप्लीट कर रहे हो रिसोर्सेज को। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। Among the energy sources given in the option, solar energy is the most eco-friendly because it converts energy of light directly into electricity by the use of photovoltaic cell. Which among the following places was the first 100% organic state in the world? First 100% organic state in the world की बात हो रही, सिर्फ इंडिया की नहीं, ठीक है। तो ये था सिक्किम। सिक्किम is the first 100% organic state in the world. State won the prestigious Future Policy Gold Award. क्या जीता था इसने, फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड जीता था। कहाँ से जीता था, यूएन फाओ, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ने इसको ये दिया था, राइट। आफ्टर बीटिंग 51 नॉमिनेशंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो 51 नॉमिनेशंस को बीट करने के बाद सिक्किम रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फ्रॉम द यूएन फाओ and back the organic state, back the position of the first organic state in the world, 100%. Which of the following is not a fossil fuel? इनमें से fossil fuel कौन सा नहीं है, तो देखिए fossils अब ये बहुत ही बेसिक है, आपका 6-7 की चीज़ें होती हैं, फॉसिल क्या होते हैं। सो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों ही फॉसिल हैं। यूरेनियम इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। These were found by natural processes through decomposition of buried organisms. तो बहुत सारे buried organism, plants, इनकी जो natural process से जो decomposition होता है उससे ये प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फोर्सेज हैं। एंड दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रेजेंटली। अभी की बात करें तो जितना भी ऑर्गेनिक फॉसिल फ्यूल बन चुका है, जो ठीक है, जो डिकम्पोजिशन ऑलरेडी हो चुका है, हज़ारों सालों तक जो हुआ है, वो अभी हम निकाल रहे हैं। अभी भी हमें तेल के कुएँ मिल रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि नीचे बहुत सारा वहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हुई थी, और उन्हीं डिकम्पोजिशन से, उन्हीं बरीड ऑर्गेनिज्म और प्लांट से ये हमें मिल रहा है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। अब ये कब तक चलेगा, एग्जॉस्टेबल तो है, एक ना एक समय आएगा दुनिया का जब ख़त्म होगा। अभी वी आर नॉट रियलाइजिंग दिस फैक्ट, क्योंकि हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और हमको पेट्रोल मिल जाता है। सो वी आर नॉट रियलाइजिंग। पहले भी क्या होता था, पानी आप नदियों तक जाते थे, आप पानी पी के आते थे साफ शुद्ध। अभी क्या हो रहा है, इतनी लाइंस उतनी लाइंस, घरों में रह के भी आप आरओ का पानी बाहर से मंगवा रहे हैं। पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ वाटर, नो वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब पानी की महत्ता शायद समझ आ रही है, या फिर अभी भी नहीं आ रही है। वाई, बिकॉज अब वो ऐसी स्टेज पर आ गया है कि अब आप बोरिंग भी कराते हैं तो आपको 100-200 नीचे तक कराना पड़ रहा है फीट। पहले उतला पानी मिल जाता था, गांव वगैरह में कुएं में ऊपर पानी मिल जाता था। सो दिस इज़ द कंडीशन जो आप डेली देख रहे हो, ठीक है, डेली एनकाउंटर कर रहे हो। सो बेसिकली जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल इसीलिए बोले जाते हैं, नेचुरल हैं बट नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इनको हज़ारों साल लगे हैं बनने के लिए। अब हज़ारों साल का फिर से वेट तो नहीं कर सकते, और अब इतना डिप्लीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। दबने गिरने की बजाय अब क्या हो रहा है, अब जहाँ पे हैं वो डिफॉरेस्टेशन। अब तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन की स्पेस भी बाकी है, ऑलराइट। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज दे आर एग्जॉस्टेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल इज़, सो इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल, वो भी सन ही है। देखिए, क्योंकि उस टाइम पे भी जो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म जो रहे होंगे, या डिकम्पोजिशन भी जो हुआ, जो एनर्जी उनको मिली, वो कहाँ से मिल रही है, वो भी सन से मिल रही है। सो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो फॉसिल में स्टोर्ड है वो सन की ही है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट क्रिएट एनवायरमेंट इशूज, सोलर एनर्जी। कितने क्वेश्चन आ गए देखिए सोलर एनर्जी पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स क्रिएट्स द लीस्ट पोल्यूशन, लीस्ट पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन। सो डीजल, कोल, केरोसिन व्हेन
कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और जो कि एक मेजर फैक्टर है पोल्यूशन का। जबकि हाइड्रोजन जो है जब वो ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आता है तो वो वाटर बनाता है। जैसे आपने हाइड्रोजन बसेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा, है ना, तो उसमें जो एक्सक्रीट क्या हो रहा है वहाँ से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, सिर्फ पानी के फॉर्म में निकल रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म ऑक्सीजन व्हेन and produce a huge amount of energy, thus it is a highly efficient fuel with minimum pollution. Notably इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी से। The second most important source after the fossil fuel contributing to Indian energy need is the second most important source after the fossil fuels contributing to Indian energy need is okay. fossil fuels के बाद second important source जो है एनर्जी का वो क्या है, वो है सोलर एनर्जी। सो द सोलर एनर्जी शेयर इन द टोटल फॉसिल फ्यूल इज़ 12.5, नॉन फॉसिल फ्यूल इज़ 12.5%, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का कितना परसेंटेज है, 12.5% नॉन फॉसिल फ्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूसेस लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सो इट इज़ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में हमने पढ़ ही लिया। हाइड्रोजन क्या बना रहा है, जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बना लेता है, H2O, पानी बना रहा है, ठीक है। तो पानी तो एनीवेज हार्मफुल नहीं है, पोल्यूटेंट नहीं है। व्हाट इज़ मेंट बाय एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इन्होंने एक सोर्स ऑफ एनर्जी बता दिया है। मैल न्यूट्रिशन लीडिंग टू अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, शॉर्टेज ऑफ थर्मल पावर, द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोल। तो एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या है, एनर्जी क्राइसिस वाली कंडीशन तब आएगी जब जो फॉसिल फ्यूल हैं जैसे कि कोल और पेट्रोल एक्सक्यूज मी। सो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन जो है फॉसिल फ्यूल का, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जब इस पर बनाएगी, जब ये डेंजर आ जाएगा, वो दैट इज़ द कंडीशन जो एनर्जी क्राइसिस की कंडीशन बोली जाती है, ठीक है। क्रूड ऑयल वगैरह ये सब जब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोल, मिनरल ऑयल एंड गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एटमिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले दूसरे शायद सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि कंडक्ट किया जाता है विदाउट द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेन रहे, जो भी है वो बना रहे, ख़त्म करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए ना। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके पास खाना आता है तो आप एकदम से लगे पड़े हो कि नहीं भाई आज तो ख़त्म करना ही है, ऑलराइट। तो वो जो इच्छा होती है वो मानव में एक नॉर्मल इच्छा है, ह्यूमन की टेंडेंसी है कि जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे मानेंगे नहीं। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या आपको बोलता है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि जा रहे हो तो खाओगे नहीं, भाई पैसा दिया है तो खाइए, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम ऐसे यूज़ करें कि वो आगे वाली पीढ़ियों तक भी वो चलता रहे, वो सस्टेन करे, इट शुड रिमेन, राइट। तो सिर्फ हमें ही यूज़ नहीं करना है, पूरा पेट्रोल हमको यूज़ नहीं करना है, एवरीवन शुड यूज़। और ये चूँकि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये बहुत जल्दी क्या होगा, बन भी नहीं पाएगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज, ठीक है। तो इसके लिए सस्टेनेबल यूज़ क्या है कि उसको अपनी बुद्धि विवेक के साथ यूज़ किया जाए, राइट। कोल, अब आप फ़र्ज़ कीजिए कि कल को एनर्जी क्राइसिस वाली कंडीशन आ जाए जो हम ये डील कर रहे हैं, कल को एनर्जी वाली क्राइसिस वाली, अभी तो फील नहीं होता है बिकॉज आप गाड़ी लेके निकल रहे हो छोटे छोटे कामों के लिए भी, या यूजिंग द पेट्रोल, यू यूजिंग द डीजल्स, ठीक। अभी क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप पेट्रोल पंप पे जाओगे रीफ़िल हो जाएगा, पैसा आपको देना है वो अलग चीज़ है, क्योंकि पैसा आपका है, आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप जा रहे हो, तो आप पैसा दे सकते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा भी रहेगा लेकिन एनर्जी नहीं रहेगी। एंड इमेजिन दैट सिचुएशन कि आज के टाइम पे अगर फ्यूल के प्राइसेस में थोड़ा भी बढ़ोतरी होती है, थोड़ा भी बढ़ता है, तो सारी कमोडिटीज़ पे कितना असर पड़ता है। तो आप सोच के देखिए जब एनर्जी क्राइसिस वाली कंडीशन आएगी तो क्या हाल होगा, इमेजिन कीजिए उस कंडीशन को, तब क्या हाल होगा, राइट। तो यू नो ये जब इमेजिनेशन पावर आ जाती है आगे के लिए तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे।
फॉर एग्जांपल कोविड की कंडीशन आप सब ने झेली होगी। तो कोविड में जब अचानक से लॉकडाउन हो गया था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो आई थिंक कुछ फ़ायदे जो मेजर हुए थे वो हमने न्यूज़ में पढ़े थे कि भाई पहली बार हमको कोई हिमालय से कोई हिमाचल प्रदेश में आ रहा था न्यूज़ की कोई पीक दिखने लगी है नॉर्मल विदाउट एनी डस्ट पोल्यूशन। तो अब देखिए उस टाइम पे कितना, क्योंकि ह्यूमन फिर से उसी फॉर्म में आ गया था या उससे भी और पीछे चला गया था जब वो इनिशियली रहते थे कि बिना मतलब कहीं जा रहे हैं तो अपने ऑन बाय फुट जा रहे हो, यू वी यूजिंग साइकिल्स टू गो। तब तो हम खैर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे जाने के लिए, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द हाउसेज इवन। बट आप जो भी कर रहे थे उस समय कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस भी आए थे, नेगेटिव बहुत रहे और वो बहुत दुखद थे, लेकिन उसके अलावा अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए थे। ठीक है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि एनर्जी क्राइसिस आ जाए, आप पेट्रोल पंप पे जा भी रहे हैं, लाइन लगी हुई है, आपको पेट्रोल नहीं मिल रही है, फिर क्या करेंगे आप उन गाड़ियों का भी, राइट? सो दिस इज़ एक्चुअली अ सस्टेनेबल यूज़। आपको लगता होगा कि हर बार सस्टेनेबिलिटी की बात पे आई एक्सटेंड द क्लास, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आप स्किप कर सकते हैं इस पोर्शन को, बट दिस इज़ माई हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कि ये आई एक्चुअली अर्ज एवरी वन टू थिंक दिस आउट, राइट? कि आप ही की आगे वाली पीढ़ी सफ़र करेगी, आप शायद ना भी करें। ऐसा नहीं है कि अब ह्यूमन लाइफ तो 70-80 साल की, अगर एक हेल्दी लाइफ है भी तो इससे ज़्यादा नहीं है, और ऑलरेडी आपने कुछ पड़ाव पार कर ही लिए होंगे, 20 से ऊपर तो आप होंगे ही एटलीस्ट। तो आपके रहने तक शायद ना हो, लेकिन आपकी आगे वाली आने वाली पीढ़ियाँ भी जो हैं वो इसको कहीं ना कहीं झेलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है वो इसीलिए आया है कि सब लोग जो जब तक है इस धरती पर वो उसको यूज़ कर पाए। एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया? अगेन सोलर पावर, अभी तक सोलर नहीं खत्म हो रहा है। सोलर पावर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया. The role of new and renewable energy has been assuming increasing significance in recent times with the growing concern for the country's energy security. Solar panels are the most eco-friendly power generation systems. They are also called as the fuel of the future. This is why the government has set a target of 100 gigawatt solar power generation by 2022 under the Jawaharlal Nehru Solar Mission, which was started on 11th January 2010. तो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन स्टार्ट हुआ था 11 जनवरी 2010 को, और ये इट इज़ टू बी नोटेड दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट एट अ सिंगल लोकेशन ये इस्टेब्लिश हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये देखिए 2011 का क्वेश्चन है, उस मे बी आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम नॉट श्योर कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सोलर प्लांट है वो कहीं किसी और ने उसका जगह ले ली है तमिलनाडु की या नहीं, ये श्योर नहीं है क्योंकि ये 2011 का क्वेश्चन है। तो फ़िलहाल आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था और कितनी गीगावाट का टारगेट है, और बाकी अगर कुछ ऐसा न्यूज़ होगा तो वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल इज़ नॉट करेक्ट? बायोफ्यूल इज़ इको फ्रेंडली, बायोफ्यूल इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट करेक्ट बताना है। बायोफ्यूल इज़ इको फ्रेंडली, बायोफ्यूल इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, बायोफ्यूल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू रेमेडी एनर्जी क्राइसिस, बायोफ्यूल इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉर्न। देखिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो नहीं है बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग विच दे यूज़। हो सकता है इन फ्यूचर जो प्रोसेसेस हम बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च हो, ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो प्रोसेस थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगी, तो आपके लिए भी वो या जो जनरल पब्लिक है उनके लिए सस्ता होगा। बट अभी की बात अगर करें तो इको फ्रेंडली है, ट्रू। रेमेडी एनर्जी क्राइसिस की रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, कॉर्न से भी बनता है, बट कॉस्ट इफेक्टेड तो नहीं है, सस्ता नहीं है, महंगा है थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडीजल क्रॉप? इनमें से बायोडीजल क्रॉप कौन सी है? तो जेट्रोफा। So biodevelopment in India centers mainly around the cultivation and processing of Jatropha plant seed which are rich in oil 40%. Jatropha oil को use किया जा सकता है after extraction in diesel generators and engines also. Jatropha oil has been used in India for several decades as biodiesel for the fuel requirements of the remote rural and forest communities. Which of the following is the source of green fuel? Green fuel का source क्या है? देखिए इथेनॉल को green fuel बोला जाता है। इथेनॉल इज़ मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर केन, तो वो किससे बन रहा है? इथेनॉल शुगर केन से बन रहा है। इथेनॉल इज़ ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ पाइन, करंज एंड फर्न।
तो एक तो जो मेन सोर्स है वो शुगर केन है। आपने देखा होगा कि जो बेसिकली जूस निकालने के बाद जो बच रहा है उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, या बट इथेनॉल जो है वो पाइन, करंज और फर्न के फर्मेंटेशन से भी बनता है, तो ये भी ग्रीन फ्यूल में ही कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं। सो तीनों ही होंगे, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, विच वन ऑफ देम कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल। एथेनॉल के लिए इनमें से कौन सी कल्टिवेट की जा सकती है, तो मेज़ को कल्टिवेट किया जा सकता है। वाइल जेट्रोफा, पोंगैमिया एंड सनफ्लावर ये बायोडीजल के लिए कल्टिवेट किए जाते हैं। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ CNG इज CO2, N2, H2 एंड CH4। तो देखिए CH4 है, या मीथेन भी इसको बोलते हैं। Use of diesel and petrol are fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produces the harmful products. Use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG produces the harmful products in very small amounts. मेजर कंपोनेंट जो CNG का है वो मीथेन है, और मीथेन कैसी गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। Which is the first Indian airline company that used biofuel as ATF in August 2018? ठीक है, तो ये था स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने अगस्त 27, 2018 को स्पाइस जेट ने सक्सेसफुली अपना पहला बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट कंडक्ट किया। एयरलाइन सक्सेसफुली अंडरटुक द फ्लाइट ऑन द देहरादून दिल्ली रूट, एंड इन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया था उसका नाम था बम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट। अंडर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स दैट हैव टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व्ड आर radioactive contamination of air, soil and water, deforestation and loss of flora and fauna, radioactive waste disposal, या all of the above। तो ये सारे ही करते हैं, radioactive contamination of air, soil and water, then deforestation and loss of flora fauna and radioactive waste disposal, तीनों ही इसमें करते हैं। रेडियोएक्टिव रेडिएशन का एक डिजास्ट्रस इफेक्ट भी होता है फ्लोरा और फौना पे। द फर्स्ट समिट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो पहला जो समिट था ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था न्यू दिल्ली में। कब हुआ था, 11 मार्च 2018 को। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट प्रेजेंट। तो ये है गुरुग्राम में, हरियाणा, जिसका पुराना नाम गुड़गांव भी था। So Secretariat of ISA is located in Gurugram, Haryana. International Solar Alliance has recently signed a pact with which international organization to promote the solar energy deployment in Asia and Pacific. अब ये उसी टाइम की बात है जब ये स्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया था। ठीक है, किस लिए, सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। सो मार्च 2018 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक पैक्ट साइन किया था ADB के साथ टू प्रमोट द सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। इंसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंसिनरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर बर्निंग वेस्ट। सो इंसिनरेशन इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व्स द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज कंटेन्ड इन वेस्ट मटेरियल्स। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं उनका कंबशन किया जाता है। इंसिनरेटर्स को इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स। तो ये था सूरत, फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट बन गई है जिसमें 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स हैं, वो सूरत है। It becomes the first district in the country to have 100% solar powered primary health centers. As on 26 March 2018, all the 52 PHCs in the district are powered by a solar system. The first union territory of India to run 100% of solar energy is, तो ये है पहली यूनियन टेरिटरी जो 100% सोलर एनर्जी पे चल रही है, वो है दीव। So it became the India's first 100% solar, 100% renewable state in March 2018. It is reportedly generating up to 15 megawatt of solar energy every day, which is more than its daily electricity demand. The first union territory of India to run 100% of solar energy is Diu again.
तो दीव जो है पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जो कि 100% सोलर एनर्जी पे चल रही है. इन द यूनियन टेरिटरी solar plants had been installed over more than 50 acres of land. Which of the following smart cities has become the India's first city to run on 100% renewable energy? अभी ये भी दी हुई है, तो ये उस समय न्यूज़ में था. देखिए, तो ये बार बार रिपीटेडली टाइम से पूछा गया है. 17 देन 19, तो ये 1-2 साल के अंदर इसको 2-3 बार पूछ लिया गया. ठीक है, तो अभी के जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो पूछने की संभावनाएं हो सकती है नेक्स्ट एग्जाम्स में भी. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए हाई लेवल क्वेश्चंस देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द ISA वाज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015. अलायंस इंक्लूड्स ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. The ISA is a common platform for cooperation among the rich countries lying fully or partially between the Tropic of Cancer and Capricorn who are seeking to massively ramp up the solar energy. तो ये किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में जितने हैं उसके लिए हो रहा है. who are seeking to massively ramp up solar energy thereby helping to bend the global greenhouse emission curve while providing clean and cheap energy. ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ था यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में एट द एंड ऑफ 2015 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसका सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम हरियाणा में है. अकॉर्डिंग टू इट्स ISA डिक्लेरेशन इट्स मेंबर हैव सेट अ टारगेट ऑफ रेजिंग $1 ट्रिलियन. तो इनके मेंबर्स ने एक टारगेट बनाया था कि $1 ट्रिलियन ये रेज करेंगे सोलर एनर्जी के लिए बाय 2030. सो स्टेटमेंट 1 तो हो जाता है करेक्ट. अलायंस डज नॉट इंक्लूड 102 कंट्रीज दैट सपोर्ट अ कॉमन डिक्लेरेशन. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है. ऑल्दो अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला जो एक बाउंड्री सेटअप किया था वो नहीं है अभी. एवरी कंट्री इज इन्वाइटेड टू जॉइन दिस. बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सोल्यूशन टू पावर क्राइसिस इन इंडिया. तो बायोमास गैसिफिकेशन जो है वो अभी के लिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है फॉर द पावर क्राइसिस इन इंडिया. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये तीन स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन से सही हैं. कोकोनट शेल्स I'm sorry. There's some kind of throat infection is there. So coconut shells, groundnut shells and rice husk ये बायोमास गैसिफिकेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. The combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only. The combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engines. अब देखिए इसमें सिर्फ फर्स्ट सही है. देखते हैं इसका रीजनिंग. बायोमास गैसिफिकेशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ बायोमास. ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे कंबस्टिबल गैसेस प्रोड्यूस होंगे जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, मीथेन होगा. तो इसमें इन्होंने स्टेटमेंट में दिया था कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसा नहीं है. दूसरा है द रिजल्टिंग गैस फ्रॉम द गैसिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस. जो रिजल्टिंग जो गैस निकलती है इस गैसिफिकेशन प्रोसेस से उसको नाम दिया गया है प्रोड्यूसर गैस. और ये जो प्रोड्यूसर गैस है ये खुद में ही एक फ्यूल है और इसको इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ किया जा सकता है. तो स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट हो जाता है. कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल्स, राइस हस्क इसको बायोमास गैसिफिकेशन में यूज़ करते हैं ना. मूंगफली के छिलके, आपका नारियल का ऊपर का जो कवर है या जो जटाएँ जो निकालते हैं जिनको बोलते हैं उनके शेल्स हैं. राइस जो हस्क है, धान का जो हस्क होता है वो सब बायोमास गैसिफिकेशन में यूज़ किया जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू कंपोस्ट. कंपोस्ट के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इन दिस द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड इन पिट्स. ठीक है. इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. बिल्कुल ठीक बात है. ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स का ही तो बेसिकली डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो उसमें रहेगा ही. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज स्लोड डाउन बाय अर्थवर्म्स. देखिए अर्थवर्म इसको एनहेंस करते हैं, स्लो नहीं करते हैं. इसीलिए आप देखिए कि जब आप ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो जो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो ये होता है कि सॉइल में आप अर्थवर्म्स को डालिए जिससे कि नीचे तक वो पर्कुलेट करते हैं. ठीक है,
अगर हम नो टिलिंग की बात करते हैं, ज़ीरो टिलिंग अपने खेती सुनी हुई, उसमें क्या कर रहे हैं वो पर्कुलेशन। अब टिलिंग में क्या होता है, आप क्या करते हो, मिट्टी की नीचे की परत को ऊपर ला रहे हो, ऊपर की परत को नीचे लेके जा रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे कहीं ना कहीं मिनरल्स भी शायद नष्ट हो रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला कि हम ज़ीरो टिलेज खेती करेंगे। क्या करेंगे उसमें, उन्होंने अर्थवर्म्स जोड़े, ऐसी चीज़ें जो कि वो एक नेचुरल टिलेज परफॉर्म करते हैं। वो नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, गड्ढे बनाते हैं, तो उससे वो क्या हो रहा है, मिट्टी को पॉपुलेशन लेकर आ रहे हैं। सो अर्थवर्म्स आर वेरी नेसेसरी फॉर एनी डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ऑलराइट, सो दे आर वेरी नेसेसरी इन डिकम्पोजिंग द थिंग्स। सो ये गलत हो जाता है। द वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज इज़ फार्म वेस्ट मटेरियल, जैसे कि लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा है, वेजिटेबल वेस्ट है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते। इवन आप एट योर होम, इफ़ यू आर अ नेचर लवर, अगेन आई वुड से इफ़ यू आर अ नेचर लवर, तो जैसे आई यूज़ टू डू दिस, आई यूज़ टू मेक कंपोस्ट एट होम। बाय वॉट यू डू, आप एक पिट लेते हो, उसमें आप डेली अपना डेली का वेस्ट आप उसमें भरते जा रहे हो, फिर उसमें एक लेयरिंग आप मिट्टी के लगा दो, फिर भर दो। अर्थवर्म्स अगर पॉसिबल हो आपकी मिट्टी में ही हो तो उसके समेत उसमें डालो। सो यू विल गेट अ कंपोस्ट। आपको कुछ समय में, कुछ महीनों में आपको एक कंपोस्ट, एक पूरा ड्रम भर के कंपोस्ट आपको मिल जाता है। अगेन दैट प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो, आप मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद सकते हो। सो दिस इज़ वेरी ईजी। आप ये जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको आप डेली लाइफ से आप जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ ये इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियाँ होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बुकिश नॉलेज से ज़्यादा आपकी रेगुलर नॉलेज है। ऑलराइट, नेक्स्ट, earthworms are a part of worm composting and thus they speed up the process of decomposition. Worm composting is using the worms to recycle the food scraps and other organic materials into a valuable soil amendment called vermicompost or worm compost. Which of the following renewable power resources had highest installed capacity in the country in 2014? Which of the following renewable power resources had the highest installed capacity in the country in 2014? तो ये था विंड पावर का 2014 में. As of 28 February 2021, solar, wind, biomass and small hydropower contribute around 24.52%. क्या क्या आ जा रहा है इसमें? सोलर, विंड, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो पावर, ये सब मिला के आपका करंट 24.52 ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और ये हो गई है 3,79,130.41 मेगावाट, जिसमें कि विंड पावर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है 38,789, सोलर एनर्जी 39,083, तो अब यहाँ पे सोलर ज़्यादा हो गई है. बायो एनर्जी 10,314 एंड स्मॉल हाइड्रो जो है वो 4,783, 483. सो एज ऑन 28 February 2021, renewable energy sources constitute 24.52% of total energy, जिसमें कि solar energy का percentage ज़्यादा है. But when the question was asked in 2015, तो उस समय wind power का capacity ज़्यादा थी. Concerning the fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements. If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water as a byproduct. ठीक बात है, अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बना रही है, तो वही वो रिलीज़ कर रही है. ठीक है, और क्योंकि एनर्जी जनरेट हो रही है तो हीट भी रिलीज़ हो रही है थोड़ी. फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स, नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स. देखिए जो फ्यूल सेल्स होती हैं वो कमर्शियली यूज़ हो रही हैं. अब वो इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही हैं, कमर्शियल में भी यूज़ हो रही हैं, घरों में भी यूज़ हो रही हैं, बैकअप पावर जनरेशन के तौर पे भी यूज़ हो रही हैं. तो वो इवन लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में भी आप उनको मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे कर रहे हो तो इनमें भी आप यूज़ कर रहे हो. सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स को ये पावर देने का काम कर रही हैं, स्मॉल डिवाइसेस को नहीं कर रही है, स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी यूज़ होती हैं. फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. देखिए फ्यूल सेल जो होती है वो डायरेक्ट करंट देती है ना. फ्यूल सेल से जो एनर्जी बन रही है वो डीसी के फॉर्म में आ रही है, एसी के फॉर्म में नहीं आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है. सो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे. पहला स्टेटमेंट सही है, फ्यूल सेल जो होती हैं वो एमिट करेंगी हीट और वाटर को बाय प्रोडक्ट के तौर पे. A fuel cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy from a fuel into electricity through an electrochemical reaction of hydrogen with oxygen. तो ये एक electrochemical reaction होता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ. इस प्रोसेस में फ्यूल सेल जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ करती है.
साथ ही साथ वाटर एंड हीट भी रिलीज होता है। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है। स्टेशनरी फ्यूल सेल्स जो यूज़ होती हैं वो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती हैं और बैकअप पावर जनरेशन के लिए। सो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। फ्यूल सेल्स डायरेक्ट करंट जनरेट करती हैं, सो स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट हो जाता है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस जो होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ऑक्साइड्स जो कार्बन है दे आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स और कोल बेस्ड थर्मल पावर कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। ये दोनों ही अपने आप में सही है, बट इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो सल्फर प्रेजेंट होता है कोल में, इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड जो कि मेनली एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो दे आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स। Hence both are true but not the correct explanation. Microbial fuel cell are considered a source of sustainable energy. Why? Microbial fuel cells को एक sustainable energy का source माना जाता है, क्यों? So because they are living organism, they use living organism as catalyst to generate electricity from certain substrates. तो ये जो microbial fuel cells हैं, ये आपको देखो नाम से ही समझ आ रहा है, माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करती हैं, इससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दूसरे सबस्ट्रेट से। दे यूज़ अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स एज सबस्ट्रेट्स। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लेंस द वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रेस्पायरिंग होते हैं, ठीक है, रेस्पायरिंग माइक्रोब्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स बेसिकली लिए जाते हैं, कहने का मतलब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ नहीं करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है सही क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, लिविंग सबस्ट्रेट्स को यूज़ कर रहे हैं, रेस्पायरिंग माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएँ और इनको इंस्टॉल किया जा सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। द मोस्ट इमीडिएटली फोर्सिबल एप्लीकेशन ऑफ MFC इज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स लव सीवेज एंड द कंडीशंस ऑफ अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर आइडियल फॉर दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो भाई जो माइक्रोब्स होते हैं उनको सीवेज बड़ा पसंद है ना, और वाटर ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो सारी कंडीशंस होती हैं वो माइक्रोब्स के लिए आइडियल होती हैं। तो ऐसा लगता है उनको कि किसी बुफे में चले गए हैं वो लोग। सो दे लव दैट ना, फीस्ट डे होता है उनके लिए वो। So they actually love that and they are the most immediate foreseeable application जो MFC की है वो इसी के लिए है। So this is true. It is possible to produce algae-based biofuels, but what is or likely limitations of developing countries in promoting this industry? Production of algae-based biofuel is possible in seas, not on continents. अच्छा, setting up and engineering the algae-based biofuel production requires a high level of expertise, technology until the construction is completed. Economically viable production necessitates the setting up of a large-scale facilities which may raise ecological and social concerns. तो तीन ही स्टेटमेंट हैं इसमें से। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड फ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट्स, ये गलत है। ये दोनों जगह पे ही होता है, एल्गी जहाँ जहाँ है वहाँ ये हो रहा है। सो स्टेटमेंट 1 तो हो जाता है इनकरेक्ट। द हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड ट्रू फॉर द प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग ऑफ दीज फील्ड्स, और ये एक लिमिटेशन भी है कहीं ना कहीं, एज वेल एज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड फॉर द हायर प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ फ्यूल इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस establishing facilities for a large scale production, ecology and society can be adversely affected. इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मांगता है। Consider the following statement. At present, the level of technology available in India, solar energy can be conveniently used to. तो ये क्वेश्चन 96 का है और हम आज बैठे हैं 20 साल बाद। अब ये बात कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वीनियंटली यूज टू। सो सप्लाई हॉट वाटर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है, दे सकता है, उस समय भी दे सकता था। सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मुझे तो लगता है इतनी गर्मी हो जाती है इन दिस मंथ्स ऑफ मे एंड जून इफ़ यू आर लिविंग इन दैट नॉर्थ बेल्ट स्पेसिफिकली, कि
आपको सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी जो ऑलरेडी ऊपर टंकियाँ रखी हुई हैं वही इतनी गर्म हो जाती हैं, आप बाल्टी भर के बाहर रख दो वो गर्म हो जाएगा, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है, सोलर एनर्जी आपके लिए इतनी यूज़फुल हो रही है, राइट। आई वॉज इन स्कूल, एक प्रोजेक्ट हमको मिला था ऑफ मेकिंग दिस सोलर कुकर्स, ठीक है। पहले सोलर कुकर्स का बहुत आप देखते ही होंगे, अभी तो उनका थोड़ा कम हो गया क्योंकि बाकी चीज़ें आगे जो सोलर ड्रिवन है। सो सिंपल एक बॉक्स बनाया था मैंने बाय पेंटिंग इट ब्लैक, और उसमें एक ग्लास लगाया एंड एक रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगाया जो उसको हीट करेगा। सिंपल इतना ही, कॉन्सेप्ट भी उतना ही होता है, सोलर कुकर का कुछ ऐसी खास उसमें नहीं होती है टेक्नोलॉजी। सो आई मेड इट, और उस टाइम तो यूज़ नहीं किया, बट आई फाउंड इट व्हेन आई वाज इन कॉलेज अगेन ड्यूरिंग द दिस दिवाली की सफाई। सो अगेन उसको निकाल के बाहर रखा, और फिर जब ये जब दिन आए आपके ज़्यादा धूप वाले, सो आई केप्ट इट द राइस। और वो छोटा सा सोलर कुकर जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ये सब ने ही किया होगा, इट इज़ नॉट ओनली मी जिसने किया है। हम लोग नॉर्मली भी बाहर रख दो तो आधे से ज़्यादा चावल, मतलब इतने तो हो ही जा रहे हैं कि वो खाने लायक तो हो रहे हैं बिल्कुल। जो आप गैस पे कर रहे हो वो भी, उसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा और यूज़ कर लेते तो शायद वो उतना कुक हो जाता, ठीक है। तो वो इतनी गर्मी है कि मुझे लग रहा है इसके लिए तो आपको ज़रूरत भी नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम जोकिंग, आपको बाथरूम्स में अगर अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हॉट वाटर सप्लाई करना है तो उसकी टेक्नोलॉजी सोलर से डेवलप हो रही है। देन सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये भी हो सकता है। प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रीफाई अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, देखिए अभी तो ये भी हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये भी एक तरीके से हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं 20 साल पहले की, तो उस समय तो ये 1 2 3 ही इसमें सही थे। सो अगर हम देखें तो सन इज़ द ग्रेटेस्ट एंड लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ अ नेचुरल सोर्स रिसीव थ्रू द सोलर रेडिएशन एंड कैन बी यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग, minor irrigation projects, supplying hot water to residential building, railway signals, solar cooker, etc. Nevertheless, the use of solar energy to electrify small villages and towns is not cost effective with the view of technology constraints. The government, however, has started a few pilot projects. तो ये अब की बात करें तो ये हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान जा रहा है पूरा का पूरा 100%। अभी हमने देखा कि यूटी है, एक जगह से नहीं होगा, बट हाँ वो अपने घरों पे इंस्टॉल किए होंगे। बट कुछ भी हो, ये जो है थोड़ा, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो पूरे, अगर एक गांव को करना है तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए इंस्टॉल ज़्यादा करनी पड़ेंगी चीज़ें। स्टिल अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये है। अदर देन जेट्रोफा, किरकास, वाई इज़ पोंगैमिया पिनाटा also considered a good option for the production of biodiesel in India? So Pongamia pinnata grows naturally in most of the regions, arid regions of India. True, the seeds of Pongamia pinnata are rich in lipid content, of which nearly half is oleic acid. So जो seeds हैं Pongamia pinnata के, उसमें lipid content ज़्यादा होता है, which is nearly half is oleic acid. Okay, so which of the following statements is correct? दोनों ही सही हैं। Other than Jatropha, Pongamia plant जो है वो it is also considered as a source of that can meet the growing demands of biodiesel in India due to the high productivity and less maturity cycle. Pongamia pinnata naturally grow करता है in most of the arid regions in India. It can be grown in waterlogged, saline and alkaline soil and can withstand harsh agroclimates. The seeds of Pongamia pinnata, they are rich in liquid content, of which nearly half is oleic acid. Hence both the statements are correct. In which of the following areas of India geothermal energy sources have not been found? Not been found की बात हो रही है, ठीक है। geothermal energy sources, गोदावरी डेल्टा, हिमालय, वेस्ट कोस्ट, गंगा डेल्टा। सो जियोथर्मल एनर्जी गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ। Earth's interior heat originated from its fiery consolidation of dust and gas over 4 billion years. It is continually regenerating by the decay of radioactive elements that occurs in all rocks. 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं इंडिया में, नेमली हिमालयाज़ हैं, सोहना, वेस्ट कोस्ट, कैम्बे, सोन, नर्मदा, तापी, सोनाटा इसको बोलते हैं, गोदावरी एंड महानदी, ठीक है। तो ये 7 जो हैं जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं, याद कर लीजिएगा। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। हिमालयाज़, सोहना, वेस्ट कोस्ट, कैम्बे, सोन, नर्मदा, तापी that is Sonata, Godavari and Mahanadi.
Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. List 1 and list 2. All right. So, मिनरल, सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड डिफॉरेस्ट. ओके, आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी में है. ठीक है. तो मिनरल्स, रेनफॉल, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो मिनरल्स होते हैं एग्जॉस्टेबल, एक टाइम बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे. सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल, कंटिन्यूसली आ रही है. बायोगैस, बायोगैस जो है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है. डिफॉरेस्टेशन, रेनफॉल. ठीक है, तो ये इसके सही सीक्वेंस है. मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल विच मीन्स इफ वी एक्सट्रैक्ट दिस रिसोर्स वन डे इट विल डिप्लीट, इट विल रन आउट. Solar energy is inexhaustible. Methane and carbon dioxides are biogas, and deforestation would affect the rainfall. With reference to solar power production in India, consider the following statement. India is the third largest country in the world to manufacture of silicon wafers used in the photovoltaic units. नहीं. The solar power tariffs are determined by Solar Energy Corporation of India. नहीं. Silicon chip is not manufactured in India. Every solar panel which is made in India is only assembled here, while all the material comes from China, Europe and some other countries. India is yet to develop the semiconductor clusters. Central Electricity Regulatory Commission CERC ये determine करता है solar power tariffs को और regulate करता है उस tariffs को for generating companies owned or controlled by the central government. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा. इन द यूनियन बजट 2011-12 अ फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज एक्सटेंडेड टू द बायो बेस्ड asphalt. What is the importance of this material? Unlike traditional asphalt, bio asphalt is not based on fossil fuel. ओके, अनलाइक ट्रेडिशनल एसफॉल्ट, जो बायो एसफॉल्ट होता है वो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं है. बायो एसफॉल्ट को बनाया जा सकता है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. बायो एसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स और ये इको फ्रेंडली है टू यूज़ बायो एसफॉल्ट फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स. तो देखिए, देख लेते हैं इसमें. इसका आंसर है 1, 3, 4. कन्वेंशनल एसफॉल्ट जो होता है वो पेट्रोलियम बेस्ड होता है और इसमें टॉक्सिक और हैवी मेटल्स होते हैं. टुडेज ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंटरेस्टिंग एंड मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव जिसको बायो एसफॉल्ट बोला गया है. एसफॉल्ट एक रिन्यूएबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि मैन्युफैक्चर किया जा सकता है पेट्रोलियम के यूज़ के बिना. एम्प्लॉइंग एवरीथिंग फ्रॉम पोटैटो स्टार्च, corn, tree resins, natural rubber, sugar and vegetable oils. Bioasphalt find applications in इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगी. रूफिंग में, स्ट्रीट पेविंग. इन 2007 2 streets of Norway were paved using the bioasphalt. ठीक है. सो बायोएसफॉल्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं आपकी एंड द रूफिंग एंड स्ट्रीट पेविंग. And it is a renewable construction material. It can be made from non-renewable resources. ये वाला जो option है ये this is wrong. Why? Because it is a renewable construction material that is manufactured without the use of petroleum. तो इसको petroleum के use के बिना ही we can manufacture it and employing everything is used. The potato starches are used, corns, tree resins, natural rubber, sugar, vegetable oils. सो बायोएसफॉल्ट की जो एप्लीकेशन है वो इन सारी चीज़ों में आपको मिल जाएगी. सो हैंस दिस बायोएसफॉल्ट जो है इट कैन बी इसका जो इम्पोर्टेंस है इस मटेरियल का वो इसलिए आ रहा है बिकॉज आप इसको ट्रेडिशनल एसफॉल्ट के तौर पे ये फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं है तो ये एक इसका एडवांटेज हो जाएगा. साथ ही साथ इसको नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से भी आप बना सकते हैं. इको फ्रेंडली भी है इसको यूज़ करना फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. तो ये सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है. So these are the applications of bioasphalt and with this our chapter is complete. Next chapter जो हम देखेंगे that will be of pollution. Alright, so different kinds of pollution will be dealt in this chapter. So keep revising, पढ़ते रहिए and I think आप लोग आपका support मुझे अब